टॉप अप नहीं कर सकते कि जहां पर आपके लिए वो माल आखिरी तक बिके ना, उसकी जरूरत मार्केट में ना रह जाए और आपको या आपको इन द सेंस कंपनी को नुकसान पहुंचाना पड़ जाए। अ, हम वेयर हाउस की बात करें तो वेयर हाउस का मैनेजमेंट में भी जो मैंने अभी शब्द बोले वो भी उसी से रिलेटेड थे कि सीलन तो नहीं है, चूहा के कंडीशंस तो नहीं है, स्पेस मैक्सिमाइज है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन। क्या तरीके से माल रखा हुआ है वेयर हाउस में? ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जगह तो बहुत सारी है बट वो वेस्ट हो रही है। अगर 50 बोरी माल पहुंच वाले 500, आई वुडेंट से वेयर हाउस है तो 500 की गिनती दे देंगे, तो 500 बोरी माल है। तो इस तरह से तो नहीं है कि 500 बोरी माल से ही माल जो है वेयर हाउस जो है पूरा भर गया। तो हर चीज में एक जो है एक का मैनेजमेंट का एक रास्ता, जो एक मैनेजमेंट का जो है वो पॉइंट देखना ही पड़ता है, उसको इग्नोर नहीं करा जा सकता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो स्पेस है वो यूटिलाइज सही तरीके से हो, तरीके से हर चीज रखी हो। कंडीशन के बारे में हमने वेयर हाउस की बात कर ली। अब स्टोरेज में जो आपके वो है उसके बारे में बात करनी है कि वो भी फैला हुआ जी। ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। हमें कानून हो गया लगता है। तो शुड आई? अच्छा, बताओ ओके, बढ़िया। हिमांशी, शुड आई कंटिन्यू? हाँ, Yes, ma'am, continue. या, दर्द करा this लो is नहीं। disturbance. अभी तो रोजा कर रहे हो। Anyways, Ankit, would you please follow up with them बताएं। to next is नहीं यार, आज तो नहीं बताएंगे किसी टाइम पे। Kindly mute Gosling him. sir, is there any problem? Kindly mute him. हाँ, आएंगे किसी दिन। Uh, तो हम अगर वेयर हाउस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमने एफिशिएंट स्पेस की यूटिलाइजेशन की बात कर ली। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने अगर माल को तरीके से, स्पेस का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपने सीधा सीधा माल को रख दिया तरीके से कि पहले कौन सा माल मार्केट में निकलना है, कौन से माल जो है बाद में निकलेगा, किस हिसाब से कौन कौन सी मार्केट में कौन कौन से माल को पहुंचना है, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। दिस ऑल्सो कम्स इन efficient space utilization. उसके बाद है ऑर्डर फुलफिलमेंट। efficient warehouse management ensures that orders are filled accurately and promptly, जो मैंने आप लोगों को बोला कि एक्यूरेटली और प्रॉम्प्टली पहुंच जाए। ये हर हर स्टॉकिस्ट, सप्लायर्स, आप लोग बिजनेस में हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि जब भी आप प्रोडक्ट को अपनी रेंज को अपनी मार्केट में उतारते हैं तो सप्लाई करने के लिए सप्लायर्स के पास भी बेचते हैं। तो सप्लायर्स भी किस तरह से उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन सी मार्केट में पहले जाता है, कुछ किस मार्केट में जो दूर की मार्केट से तो वहां पे कौन से मोड की हेल्प लेनी पड़ती है और माल को वहां पे पहुंचाया जाता है। तो लॉजिस्टिक्स में ये सारी चीजों का भी डीपली ध्यान रखा जाता है। और इसको इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। आपने जितना भी प्रोडक्ट को बनाया उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ तभी संभव है कि जब वो राइट, सही तरीके से, सही स्थिति में और टाइमली मार्केट में उपस्थित हो जाए। अदरवाइज ये बहुत नुकसान उठाने वाली एक सिचुएशन अकर हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं उसमें आपके जो पूरा का पूरा आपका चक्र चल रहा है, सेलिंग साइकिल जो है वो साइकिल जो है बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होता है। तो इट हैज टू बी वेरी वेरी प्रॉम्प्ट। तो अगर हम सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जो भी हमने पिछली क्लासेस में चर्चा करी है, अगर उसके बारे में अलर्ट है, तो बीइंग अ कंपनी पर्सन, बीइंग ए कंपनी हेड, बीइंग ए कंपनी ओनर, लॉजिस्टिक्स पे भी आप जो है आपको आपका खुद का भी कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो आप जो है यू फाउंड अदर जो डिफरेंट रास्ते की किस तरह से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेयर हाउस की कंडीशन है, सब चीजें आपको पता भी है। बट जब तक आपका निकले हुए माल सही स्थान जहां पे भी वो जा रहा है उस पर आपका नजर नहीं है, आपका होल्ड नहीं है, तो कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल इफ इन केस वाली सिचुएशन में।
क्योंकि एक तो साइकिल चल पड़ती है तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ठीक है, हमने अपना माल ट्रक में भरा, अब वो चल पड़ा और वो पहुंच जाएगा और वो आज के स्टॉकिस्ट सप्लायर के पास चला जाएगा और मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, रिटेलर के पास चला जाएगा, रिटेलर उसको बेचेगा और कस्टमर को मिल जाएगा। फाइन। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, देयर आर इमरजेंसीज टू। उस इमरजेंसीज में बीइंग द ओनर ऑफ द कंपनी या कंपनीज जो होती हैं हमेशा इस अलर्ट पोजीशन पे रहती हैं और हर वक्त इस चीज का ध्यान रखती हैं कि राइटफुली लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट इसी में ही, रोल ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, कि ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड कस्टमर सर्विस। लॉजिस्टिक्स एंश्योर डिलीवरी शेड्यूल्स ensuring that products reach on time, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला, एंड ट्रैकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिस्टिक्स सिस्टम में ये इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ शिपमेंट्स कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप बहुत आराम से अपने रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं अपने शिपमेंट्स का, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है कि मेरा माल कहाँ तक पहुंचा है। इनफैक्ट इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अगर आप मिंत्रा से कुछ चीज को ऑर्डर करते हैं, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, आजियो से आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तो यू कैन सी, अमेजन से आप लोग ऑर्डर करते हैं, तो यू कैन सी जो ट्रैकिंग का सिस्टम होता है, कस्टमर के लिए भी उन्होंने वो ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको ऑर्डर रिसीव्ड, उसके बाद वेयर हाउस में आपका ऑर्डर लग गया, उसके बाद वो एरो के साथ साथ सब दिखाता रहता है कि इस डेस्टिनेशन पे पहुंचा, दिल्ली में पहुंचा, गुजरात से आ रहा है तो गुजरात में ही है, कानपुर में पहुंच गए हैं तो कहाँ पर है। तो इसी तरह से बिग कंपनीज फॉर देयर बिजनेसेस ये इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जो हमें थोड़ा बहुत हम आगे भी चर्चा करेंगे उनके बारे में। तो ये वाले सॉफ्टवेयर जो उपलब्ध है, ये बहुत ही ज्यादा इजी भी कर देते हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है। आप हर वक्त अप टू डेट रहते हैं ये इंफॉर्मेशन कि हमारा जो माल है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो कहाँ पर है और कब तक डिलीवर, जहाँ पे उसको होना है, कब तक वो हो जाएगा। तो मैम आई हैव एक वन एक क्वेश्चन। यस। मैम जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है लेकिन हम उसको जो है बाकी और जगहों पे मतलब आउट ऑफ आवर सिटी ऑल्सो हम दूसरी जगहों पे भी अपनी अपनी एक लॉजिस्टिक्स वालों को ढूंढना चाहते हैं जहाँ पे हम एक अपनी वेयर हाउसिंग का अपने प्रोडक्ट के लिए मतलब वेयर हाउस ढूंढ रहे हैं या फिर उतना हम्म एरिया ढूंढ रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों हम्म को कैसे पिच कर सकते हैं, ये किस तरह हमें मिलेंगे? I think the easiest way is to find to give an advertisement in newspaper, ये चीज पता करेंगे। right? Because शादी ब्लॉक जो कहाँ रहेगी? as per as per my experience, you're not, if I'm audible, Yeah, ma'am. यस मैम, यू आर ऑडिबल। yes, तो आई थिंक कि दिस इज द ओनली वे, बिकॉज अगर आप नई जगह पे तलाश रहे हो तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर इज द ओनली मोड। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, यस यू कैन पुट दैट टू। इस वक्त ऑनलाइन मोड्स में भी आप डाल सकते हैं, आप लिंक्डइन है आपका या आपका फेसबुक है, बट अभी तो मतलब ये तो बहुत ही मेरे ख्याल से आज के टाइम में दिस इज द इजीएस्ट टाइम। बट न्यूज़पेपर का जो अपना एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो न्यूज़पेपर से जो जेन्युइन लोग होंगे वो अपने आप ही आपको कॉल करके बोलेंगे कि भाई हमारे पास जगह उपलब्ध है और हम जो है आपको दिखाना चाहेंगे। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, बट येस यू कैन यूज ऑनलाइन मोड टू। तो इससे क्या होगा, जिसको जिसके पास जगह होगी और वो रेंट पे देना चाह रहा होगा। और अभी आप अगर संडे संडे टाइम्स वगैरह उठाकर देखो या दैनिक जागरण आप संडे का उठा के देखो, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट्स निकले होते हैं कि वेयर हाउस के लिए जगह चाहिए या जगह उपलब्ध है। तो इस तरह से करके, तो आई थिंक यू कैन फाइंड दिस इज ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इजी मोड। आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो, एंड पर योर बिजनेस, आपकी जो बिजनेस कैपेसिटी है, बिकॉज उस हिसाब से भी, ये नहीं कि आपको कितनी जगह चाहिए, बहुत बड़ा वेयर हाउस चाहिए, बहुत कम में चाहिए, वो आपको जब आपको मर्जी का बंदा मिल जाता है, यू कैन नेगोशिएट विद देम एंड गो अहेड, My राइट। another question is just मतलब opposite of my previous question. It is that कि मैम जैसे मेरे पास बहुत बड़ी स्पेस है ऑलरेडी, तो मैं उसको कैसे पिच करूँ उन कंपनीज को जिनको लॉजिस्टिक्स के लिए चाहिए होता है, वेयर हाउसिंग के लिए चाहिए होता है, मैं उनको कैसे पिच करूँ? Again, this is what I'm saying. Yes, same thing. Again, advertisement in newspapers. If you pick up Dainik Jagran, you will see there are a lot of ads ओके। under the section to rent के लिए, किराए पे, किराए किराए करके। तो आप किराए वाले में आप उसमें डालो, जिसको जरूरत ओके। होगी वो जरूर आपको खुद ही कांटेक्ट करेगा।
और वही है, क्योंकि आप, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इंडिविजुअली आप ढूंढ रहे हो, यू विल हम्म नेवर गेट इट. Newspaper is the only book, and all the businessmen, all the people who are having a lot of space, they can हम्म utilize this way only to themselves. So I ओके think I'm able to give both the answers, the थैंक यू मैम previous one थैंक and यू this one, यस right? मैम थैंक यू Thank you, thank you. So coming back to our subject, तो ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड कस्टमर सर्विस का हो गया, ट्रैकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी का हो गया. बिकॉज ट्रांसपेरेंसी इसलिए भी जरूरी हो जाती है लॉजिस्टिक्स में, पकड़ इस चीज पे इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि टाइमली जब माल पहुंचेगा तभी तो मार्केट में टाइमली अवेलेबल होगा, जो मैंने अभी पहले भी बोला. टाइमली मार्केट में अवेलेबल होगा तभी तो वो कस्टमर के पास जाएगा, तभी तो कस्टमर जो है सेटिस्फाइड होगा और वो उसको टाइम पे चीज मिल रही है. सिंपल. उसके बाद होता है सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन. अब आपके ये सारे के सारे लॉजिस्टिक्स में जो आपने सप्लाई चेन के मोड्स बनाए हुए हैं, जो आपने कोलैबोरेट करा हुआ है, जो अपने सप्लायर्स, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिनके भी थ्रू आप अपने माल को भेज रहे हो, उसके साथ आपका कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा सही तरीके से और स्मूथली होना बहुत जरूरी है. सही तरीके से और स्मूथली का मतलब है टर्म्स कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट आपका जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर. किस तरह से माल जाएगा, आपके पास किस कंडीशंस में पहुंचेगा, सारे टर्म्स और कंडीशंस हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर. इफ यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद ए फैक्ट्री ओनर, मैन्युफैक्चरर के साथ आप डायरेक्टली कर रहे हो, तो उसके साथ भी डेफिनेटली, हमने पिछले वाली क्लास में कॉन्ट्रैक्ट्स की चर्चा करी थी. कोई भी काम को करने के पहले आपको उसको एक लीगल स्वरूप देना बहुत जरूरी है. Always go for contracts, or always go for all the points we have discussed in our last class regarding the contracts. तो उसके बाद जो है आपके जो आपने कोलैबोरेट करा हुआ है, आप अपना जो कोऑर्डिनेशन है आप बना, आपने डिस्ट्रीब्यूटर सेट कर लिया, आपने स्टॉकिस्ट सेट कर लिया, आपने जो है अपने सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर से कि हाँ हाँ सब कुछ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, माल पहुंच जाएगा, वो अपने आप कर देंगे. नहीं. उसके बाद भी जब आपके लॉजिस्टिक्स अभी रास्ते में आपका माल पहुंच रहे हैं, उनके पास पहुंच रहे हैं, तब भी आपका पकड़ और आपका अलर्ट रहना बहुत जरूरी है टू इंश्योर कि आपका जो माल है टाइमली सप्लायर भी मार्केट में पहुंचा दे. कहीं उसका, एंड इट हैपेंस, कई बार स्टॉकिस्ट लेट बैक होते हैं. दो उनके क्यों लेट बैक होते हैं, इसमें रीजन क्या होता है, कई बार ज्यादा प्रॉफिट देने वाला कई बार ऐसे स्टॉकिस्ट भी होते हैं जिन्होंने दो तीन काम लिए होते हैं अलग अलग कंपनीज के. तो कुछ कंपनीज जो होती है वो ज्यादा उनको ऑफर कर देती है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज. तो कई बार जो है थोड़े से लेट बैक हो जाते हैं, जिससे उनको एज कंपैरिजन टू कम लग रहा होता है कि उन्हें कम प्रॉफिट हो रहा है, मार्जिन कम हो रहा है. तो वो हमेशा जहां पे जिनसे ज्यादा मार्जिन होते हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं कि उनका माल जल्दी मार्केट में पहुंचे, टाइमली पहुंचे. भाई क्योंकि एक एक नॉर्मल सप्लायर जो है, अब बड़ी कंपनीज के बड़े सप्लायर्स है, फाइन, इनफैक्ट उनके पास भी लिमिटेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं. इट डजेंट मीन्स कि एक हिंदुस्तान लीवर का स्टॉकिस्ट अगर बैठा हुआ है तो उसने 50 अपने लोडर्स रखे हुए हैं. नहीं, उसने भी अपना पूरा का पूरा बजट को क्रिएट करा होगा, तो उस हिसाब से उसने हो सकता है 10 लोडर्स रखे हो या 5 लोडर रखे हो, तो वो उन्हीं से ही माल भेजेगा ना, अलग एरियाज में. तो इसलिए और उन्हीं से जब वो माल भेजेगा तो हो सकता है जो कंपनी को वो फेवर कर रहे हैं, पहले उनका माल उसमें ही लोड करवाएगा, फिर वो भर जाएगा, दूसरी कंपनी का तो वो नहीं रख पाएगा, वो मार्केट में पहुंचेगा सारे माल प्रायोरिटी बेसिस पे उनको वो करेगा. तो पता चला कि दूसरी कंपनी, या मैं कहती हूँ चलो आप लोगों का एग्जाम्पल लेती हूँ, कि अगर आप थोड़े से छोटे बिजनेसमैन हो या थोड़े से कम उसको मार्जिन दे रहे हो एज कंपैरिजन टू मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो फिर यही बोलेगा कि चलो नेक्स्ट लॉट में हम जो है लोड में इस वाली कंपनी का माल करके मार्केट में ये वाला माल भी पहुंचा देंगे. फायदा उसको दोनों कंपनी से हो रहा है, नुकसान वो नहीं करेगा आपका. बट द थिंग वॉज, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों ने सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इन सब के साथ जहां से भी आप माल ले रहे हो, आप लोग सेटिस्फाइड हो गए हो, कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो, तो भी आपने खुद लेट बैक नहीं हो जाना है. आपने यहाँ पर भी हमेशा अपने ऑपरेशंस को स्मूथफुली चलाने के लिए पुश करते रहना है कि टाइमली डिलीवरीज हो, मार्केट में टाइमली माल अवेलेबल हो, और टाइमली जो है कस्टमर जो है उसको उसका आनंद ले, या उसको खपे, मतलब मार्केट में वो नॉर्मली वो अवेलेबल हो टाइमफुली कस्टमर के पास. राइट. तो आपका पकड़ होना हमेशा जरूरी है, स्टार्ट टू एंड, जब तक आपका माल नहीं बिक होता, और फिर यही चीज परमानेंट हो जाती है. जो भी बिजनेस आज के टाइम पे आराम से रन कर रहे हैं, इन स्टार्टिंग इट इज बिट डिफिकल्ट एंड वो लगती है इनअप्रोप्रिएट, बट इट बिकम्स अ हैबिट, और फिर वो स्मूथ ऑपरेशंस अपने आप चलने लग जाते हैं. तो एक
रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा ही बन जाता है, तो बहुत आराम से फिर बिजनेसेस रन करने लग जाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस को चलाने के लिए। उसके बाद है कॉस्ट एफिशिएंसी, इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, रिड्यूस अननेसेसरी कॉस्ट और मिनिमाइज वेस्ट। जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर भी बोला कि आप लोगों को कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, आप कैसे कर रहे हो पर द प्रोडक्ट एंड मार्केट, ये डिसीजन आपका होगा। बड़ी मार्केट है, बड़ा प्रोडक्ट है, ज्यादा दूर दूर जाना है, तब वो डिसीजन वैसे लिए जाएंगे। छोटी मार्केट है, छोटा सा प्रोडक्ट मार्केट एरिया कवर है, तो उस हिसाब से आपको अपने प्रॉफिट और उसको लॉस और प्रॉफिट को देखना पड़ेगा। और उसके कि कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लें जिससे कि हमारा ज्यादा खर्चा भी ना हो। जरूरी नहीं है कि अगर छोटी सी मार्केट है तो वहां के लिए हम लोडर ही खरीदें। अब आप कहीं देखो, अगर छोटे मोटे अगर आप स्टॉकिस्ट को देखो बाहर निकल कर, तो सबके पास लोडर्स नहीं होते हैं। जो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, छोटे स्टॉकिस्ट होते हैं, कई बारी वो लोग रिक्शास के थ्रू भी, कवर्ड रिक्शास वी कैन सी इन, हम लोग कभी भी होते हैं रास्तों में तो हम देखते हैं, तो रिक्शास की तरह रिक्शास को भेज रहे होते हैं। तो आसपास की मार्केट्स के लिए रिक्शा हो गए, दूर की मार्केट्स के लिए इफ यू कैन परचेज अ लोडर, गुड। नहीं, आप अभी रिक्शे से काम चलो अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो। मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, अगर इसको वाइडर और बड़े में जाएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड। बड़ी कंपनीज का काम फिर उस हिसाब से उनके सप्लाई चेन का सारा कोऑर्डिनेशन चलता है, कॉस्ट एफिशिएंसी निकाली जाती है। तो हर चीज, आपका माल अगर रिक्शे से जा रहा है या लोडर से जा रहा है तो कितना कॉस्ट आपको पड़ रही है, कितना टाइम लग रहा है उसको पहुंचने में। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्यूल आपका खर्च हो रहा है बट आपको उतना प्रॉफिट ही निकल रहा। वो कैलकुलेशंस आपको लगानी है कि उस फलाने जगहों पे, फलानी मार्केट में, फलाने स्टॉकिस्ट को माल देने के बाद हमें कितना टाइम लगा, हमारा खुद का खर्चा कितना हुआ, और उसको उसमें, और ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो है लॉस में जा रहा है, हमें मार्जिन कुछ ज्यादा हो ही नहीं रहा है क्योंकि हमारा माल पहुंचाने पहुंचाने में ही सारा खर्चा निकलता जा रहा है। तो ये चीजों का कैलकुलेशंस, इन बातों का ख्याल आप लोगों को ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये वाला मैंने इसलिए डाल दिया कि इफ इन केस एनीबडी इज और इन फ्यूचर वुड लाइक टू गो इनटू एक्सपोर्ट, उसमें एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में या एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में किस तरह से लॉजिस्टिक्स का काम होता है। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, कि क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स किस तरह से काम करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशंस क्या है, जिससे कि उनको फॉलो करके जो भी माल कस्टम्स में रुक जाता है उनको क्लियर करवा सके। कौन सी पेपर्स की फाइलिंग होनी है, किस तरह से माल को जाना है दूसरे देश में, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट की। तो इन चीजों को फॉलो करते हुए कस्टम माल को कस्टम से क्लियर करवाना, और उसके बाद मैनेज करना कि वो दूसरे देश में जहाँ पे जा रहा है बॉर्डर को क्रॉस कर ले, रेलेवेंट पेपर्स टाइमली उपलब्ध हो, जिससे कि ग्रीन राइट मिल जाए और वो एंटर कर सके दूसरे कंट्री में थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन मोड विच इज नेसेसरी। इट कैन बी एयर, इट कैन बी शिप, जहाज के थ्रू, पानी के जहाज के थ्रू या हवा के जहाज के थ्रू, राइट। तो ये क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स इस तरह से संभाले जाते हैं। दूसरा है सोर्सिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप दूसरे देश के साथ भी काम कर रहे हैं तो लॉजिस्टिक मैनेजेस द complexities of sourcing goods from various parts of the world and distributing them across multiple regions, making global supply chain more effective. It says everything कि लॉजिस्टिक्स ही इज द ओनली थिंग जो कि सोर्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की सारी, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से, भाई आपने यहाँ से माल अमेरिका भेज दिया, आपने टेक्सास भेज दिया, टेक्सास इज द रीजन है अमेरिका का। अब सिर्फ टेक्सास में तो आपका माल नहीं जा रहा, टेक्सास के आसपास जो भी आपके वो है वहां पे एरियाज, वहां पे किस तरह से माल जा रहा है, कैसे जा रहा है, मैं मतलब अब्रॉड का ये ले रही हूँ। तो वहां पे आपने कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स और किन किन को जो है किन के साथ टाई अप करा हुआ है, किन के साथ आपने मर्ज करा हुआ है कि आपके माल और आपके माल को वो किस तरह से मार्केट में पहुंचाएंगे। तो इन चीजों का भी
क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। और कौन से सोर्सेज को आप यूज कर रहे हो, और उन सोर्सेज को यूज करके किस तरह से आपका माल जो है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस चीज के लिए भी क्लैरिटी होना, और सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए राइट पेपर वर्क होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, लॉजिस्टिक्स का जो हम कह रहे हैं कि रोल ऑफ लॉजिस्टिक्स इन ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इस तरह से हो जाता है। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट की लॉजिस्टिक एक्टिविटीज क्या क्या है। छोटा छोटे तरीकों से हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ ही लिया, बट लेट्स कम बैक अगेन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश कर दी कि पहला है लॉजिस्टिक की मेन एक्टिविटीज जो है ये तीन है: ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक लॉजिस्टिक, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लॉजिस्टिक का जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये तीन चीजें, ये थ्री स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, माल निकला, वेयर हाउस में पहुंचा, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट में चला गया। दीज थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी क्रूशियल इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में। तो अब पहला हो गया ट्रांसपोर्टेशन। Moving goods from one place to another via road, rail, air or sea, we have discussed above. एक एग्जाम्पल अगर हम देते हैं इसमें कि अगर लॉजिस्टिक की जो की एक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन है, तो सिंपल सी बात है, गुजरात में सूरत में एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर जो है अपने प्रोडक्ट, कपड़ा, क्लोथिंग जो है वो बनाता है, और वो उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहता है अपने फिनिश्ड गारमेंट्स को पूरे अक्रॉस इंडिया में रिटेल स्टोर्स में। तो क्या करेगा, सबसे पहले वो करेगा, दे यूज ट्रक्स टू डिलीवर प्रोडक्ट्स इन मेजर सिटीज। वहां पे वो जाएगा। अब जैसे उसने मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, वहां पे उसने अपने सप्लायर्स के साथ सप्लायर्स क्रिएट करे होंगे, वहां सप्लायर्स के पास माल पहुंचेगा। फिर कंपनी पार्टनर्स विद द लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हु हैंडल द इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन, वही सप्लायर्स के पास जाएगा। फिर सप्लायर इंश्योर करेगा कि किस तरह से माल जाके कस्टमर के पास पहुंचना है, किस तरह से जिन एरिया को कवर करें, किस तरह से माल जाना है। इसमें हम दो एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हैं। एक तो हो गया सप्लायर्स के थ्रू, और एक हो गया इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन में। ये जो अब अभी जो न्यू जनरेशन का शुरू हुआ है, ऑनलाइन मोड। जो ऑनलाइन जब कपड़े मंगवाते हैं तो डेफिनेटली, हम जब ऑनलाइन मंगवाते हैं तो हम आराम से ऑर्डर के समय ही देख लेते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं। इट कैन बी गुजरात, इट कैन बी पंजाब, इट कैन बी जहां जहां से भी आ रहे हैं, राजस्थान, जहां पे भी आपका वो बैठा हुआ है आपका मैन्युफैक्चरर, और जहां से भी आप शॉप कर रहे हो, तो हाउ दे कम, वहां पे जब माल आता है ऑनलाइन मोड में, तो बीच में कोई भी स्टॉकिस्ट या सप्लायर नहीं होता है। तब जो होता है, इन कंपनीज ने, ऑनलाइन स्टोर्स ने, ऑनलाइन कंपनीज ने अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंटरसिटी टाइप्स करे हुए हैं लोगों के साथ, जो कि वहां पे माल पहुंचता है, उस जगह पे वहां पे माल पहुंचता है, और वहीं से आगे वो डिफरेंट मोड से, जो कि ये डिलीवरी बॉयज आते हैं और डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉयज के थ्रू भेज दिया जाता है। तो एक ये तरीका, ये न्यू वे जो बिजनेस का शुरू हुआ कुछ साल पहले से। अदरवाइज तो वो जो चला आ रहा था ट्रेडिशनल वे, हमेशा ट्रेडिशनल वे ही था कि सप्लायर्स होंगे, वो सब होंगे। तो अब नए जमाने में ये नई चीज भी आ गई। तो आप दोनों चीजों में आप समझ सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन इज ए वेरी वेरी की एस्पेक्ट ऑफ लॉजिस्टिक। नेक्स्ट हो गया वेयर हाउसिंग। अब स्टोरिंग गुड्स इन ए फैसिलिटी अंटिल दे आर नीडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और सेल। समटाइम्स व्हाट हैपन, वेयर हाउस होना बहुत जरूरी है। तो वो जो माल मैन्युफैक्चरर जो ट्रांसपोर्ट होकर आया है, वो यहाँ पे आके छोटे छोटे, यू कैन से वेयर हाउस, स्टोरेज प्लेसेस, जिसको हम बोलेंगे, अगर कम स्टोरेज जो प्लेसेस है, अगर कम क्वांटिटी वाला छोटा सप्लायर, छोटा मैन्युफैक्चरर है, छोटा आउटलेट है, तो उनको छोटी जगहों की ही जरूरत पड़ती है। बट इफ लाइक दे आर बिग शॉट्स, बिग कंपनीज, उनको बड़े बड़े वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा जो है माल सीधा वेयर हाउस में पहुंचता है। हमने उसके बारे में भी डिटेल में पिछली स्लाइड्स में चर्चा कर ली है कि वेयर हाउस में स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है, उसकी कंडीशन कितनी है, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। माल जब वहां पर पहुंच जाता है, तो सिंपली फिर वहां से ही आगे जहां जहां मोड्स में उसको आगे निकलना है, जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट होना है, वहीं पे निकल जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक अगर रिटेल स्टोर चेन है, आप रिलायंस
कि स्टोर अभी कितने सारे रिलायंस के खुले हुए हैं, दूसरे भी हैं, वैल्यू स्टोर्स। इन सब में इनका माल होता है, इतने बड़े बड़े इनके प्रोडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आर वेरी बिग। तो इनके बहुत स्पेशियस वेयर हाउस होते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके वेयर हाउस में जो माल पड़ा हुआ है सारा का सारा एक रिटेल स्टोर पे आ जाए। तो वो क्या होता है, वे अपना मार्केट में आप जब शॉपिंग करने भी जाते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में, तो अब वो कई बार वो कहते भी है कि मैडम या सर, आपने भी पसंद कर लिया रेफ्रिजरेटर या आपका जो भी, तो वो हम आपका माल जो है आपको डिलीवर हो जाएगा। आप खुद तो लेकर नहीं आते हो ना अपनी गाड़ी में, खुद तो अपना लोडर नहीं करते हैं, हमेशा वो डिलीवरी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो रिटेल स्टोर्स है। तो क्या होता है, वो अपनी शॉप से नहीं भेज रहे होते हैं, शॉप में उन्होंने डिस्प्ले लगाए हुए हैं कि वहां पे आके कस्टमर चूज करे, पसंद करे। वो जो माल आप लोगों के पास पहुंचता है वो उनके वेयर हाउस से पहुंचता है, जहाँ पे उनका स्टॉक पड़ा होता है। राइट। तो दिस इज की एस्पेक्ट, वेयर हाउस होना बहुत जरूरी है। छोटी जगह है जिसमें कम स्पेस की जरूरत है, जैसे क्लोथिंग ब्रांड्स है, इनको स्पेस की कम जरूरत होती है, तो ये छोटे स्टोरेज या वेयर हाउस कह लीजिए, छोटे बना के रखते हैं। बट बड़े बड़े जो बड़े बड़े प्रोडक्ट रेंज वाले हैं, इनके वेयर हाउस बड़े बड़े होते हैं। क्लियर? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग अबव? आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, third key aspect of logistics, processes of delivering goods from a distribution center to customer or retail location. Simple. ये हमने चर्चा कर ही लिया। आई थिंक अगेन टू गो विद दिस इज नॉट नेसेसरी, बट द थिंग इज कि आपका ये ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों का कोलैबोरेशन राइटफुली होना बहुत जरूरी है। तभी ही राइटली और बिल्कुल ये तीनों चीजें जब मिलकर बराबर काम करेंगी, तभी ही माल जो है, प्रोडक्ट जो है मार्केट में राइटफुली अवेलेबल हो सकेगा। और इस चीज को इंश्योर करना कि बैलेंस बिगड़े ना, और बैलेंस को क्रिएट करना, ये कंपनी की, और अगर इंडिविजुअल आप बिजनेसमैन हो और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है इन सारी चीजों के बैलेंस को क्रिएट करना, सो दैट कि वो सही समय पर मार्केट में उपलब्ध होकर कस्टमर के पास पहुंच जाए। आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर टू एवरीवन। मूविंग फॉरवर्ड टू अदर टॉपिक, मैट्रिक्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इन लॉजिस्टिक्स। अब ये वाला जो काम है, आप जो हमने अभी तक चर्चा करी है अपनी सारे के सारे लॉजिस्टिक्स के बारे में, इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो इनको मैनेज करने के लिए भी नए जमाने में सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गए। पहले तो सारी चीजें जो थी इंडिविजुअली खुद ही करनी पड़ती थी सब कुछ। तो अब जो है मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं, दे आर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स। कुछ के सॉफ्टवेयर्स है, कुछ जो होते हैं अभी भी रॉ तरीके से ही होते हैं, बट मोस्टली देयर आर सॉफ्टवेयर्स पर द कंपनी नीड्स, पर द प्रोडक्ट, पर द मार्केट्स। और नहीं तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं क्रिएट भी करवाए जाते हैं कई कंपनीज अपने हिसाब से भी, अपनी सिर्फ अपनी प्रोडक्ट रेंज के लिए, और ग्लोबल नहीं जाती हैं, वो सिर्फ अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए भी इस तरह की इंडिकेटर्स को लॉजिस्टिक्स में डेवलप करवाती हैं। बट बिग कंपनीज डू द मोस्ट। नॉर्मल कंपनीज जो ऑलरेडी मार्केट में है और जिनका बजट अलाउ नहीं करता है, तो वो जो नॉर्मली ये वाले सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, इनको यूज करके भी काफी ज्यादा बेनिफिशियरी तरीके से अपना काम उनका चल जाता है, चला लेते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैट्रिक्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इन लॉजिस्टिक्स, सबसे पहला हो जाता है ऑन टाइम डिलीवरी, OTD सॉफ्टवेयर। दिस मेजर्स द परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड on or before the promised delivery date. I ask a question to everyone कि why measures the percentage of orders। अगर आप जो आपने ऑर्डर्स आपके मार्केट में डिलीवर हो गए हैं, उसका परसेंटेज जानना और उसका मेजरमेंट करना क्यों जरूरी है? अ सिंपल आंसर आई जस्ट नीड टू हियर। हु कैन गिव? जो अपना टाइप पे आंसर नहीं दे सकते हैं वो मत दें, बट कोई अगर बताना चाहे तो जरूर बताएं। Why these measures are, why these softwares are important?
व्हाई दिस मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट, ये मेजरमेंट क्यों, ये मेजर्स क्यों करने पड़ते हैं? एनी आंसर? Okay, I am sure nobody is answering. So I am giving you the answer. Measures the percentage of orders delivered on or before the promised delivery date. ये सॉफ्टवेयर जो OTD होता है, ऑन टाइम डिलीवरी का, ये इंश्योर करवाता है लॉजिस्टिक्स जो बिजनेस जो कंपनी ने मार्केट में पहुंचाए हैं कि ऑन टाइम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। एंड में क्या होता है, जब आप देखते हो कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरा माल मार्केट में पहुंचा, इसको इस तारीख में या इस टाइम पर डिलीवर होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ, आपको सॉफ्टवेयर ने तुरंत बता दिया, तो आप इंश्योर कर लोगे कि अगली अगली बारी ये वाली प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, इसीलिए आप लोग मेजर करते हो। दिस वाज द आंसर एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन आई वाज आस्किंग, कि आप लोगों ने ये मेजरमेंट, क्योंकि ये सब चीजें अल्टीमेटली आपको बेनिफिट ही दे रही हैं आपके बिजनेस ऑपरेशंस को, या कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को। तो कोई भी कंपनी को जब पता होता है, उसका सॉफ्टवेयर बता देता है कि सब चीजें राइट टाइम पे, राइटफुली, राइट मैनर में डिलीवर कर दी गई हैं, तो किसी भी प्रकार का कुछ भी नुकसान होने की संभावना भी कम हो जाती है और कंपनी भी सेटिस्फाइड हो जाती है कि फाइन, कोई भी चीज का नुकसान होगा, अल्टीमेटली मॉनेटरी लॉस सबसे पहले होता है कंपनी को। तो इसमें एग्जाम्पल है कि इफ 90 आउट ऑफ 100 ऑर्डर्स आर डिलीवर्ड ऑन टाइम, द ओटीटी इज 90%। तो समटाइम्स कंपनीज ये करती भी है कि भाई 90% डिलीवरी क्यों नहीं है, 100% क्यों नहीं है। मैनेजर्स, बॉसेस, ओनर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो ओनर्स हैं, वो कई बार पूछते हैं कि हमारा माल जो है 100% हमने जब लॉजिस्टिक के थ्रू भेजा, तो वो 90% ही मार्केट में क्यों खपत हुई, क्यों 10% रह गया। तो कई बातें निकल कर आती है कि भाई टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई थी, जब तक वो मार्केट में पहुंचा कस्टमर का ध्यान ही हट गया, कस्टमर खत्म था ही नहीं मार्केट में। दीपावली के टाइम पे जो चीज बिकनी है, या होली के टाइम पे कलर्स है, अब होली के टाइम पे जो भी कलर मैन्युफैक्चरर्स है, वो अपना मार्केट में माल उपलब्ध करवाया हुआ है। अब पता चला कि उनका कुछ का जो है टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई और होली के अगले दिन माल पहुंचा, तो डेफिनेटली उनका वाला कलर नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट निकल गया, वो टाइम निकल गया। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा रॉ तरीके से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट टू। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर, दिस इंडिकेट्स हाउ ऑफन इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड विद इन अ गिवन पीरियड। इन्वेंट्री कितनी बार बिकी, कितनी बार उसका दोबारा डिमांड आई, कितनी एक बारी आई, दो बारी आई, तीन बारी आई। तो मोटा मोटा जो होता है एक आइडिया लग जाता है कि इन्वेंट्री का टर्नओवर किस तरह से है, तो इससे जो कंपनीज होती हैं ये फोरकास्ट कर लेती है कि ये जो हम कहते हैं ना फोरकास्ट करना, ये सब चीजें, ये सब टूल्स होते हैं जिनकी जो काफी हेल्प करते हैं। तो फोरकास्ट कर लेती है कि अच्छा साल में दो बारी हमारे माल की ज्यादा खपत होती है और इस तरह से होता है, या हमें अपने साइकिल को तीन बार ही चलाना पड़ेगा, तभी हम टाइमली मार्केट में अवेलेबल होंगे, तभी हम जो है कस्टमर के पास अवेलेबल होंगे। तो इफ अ वेयर हाउस होल्ड्स 1000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सेल्स 4000 इन अ ईयर, द टर्नओवर रेट इज 4। ये टर्नओवर रेट निकालकर उस सारे के सारे साइकिल को सिंपली चर्न कर लेती है, सिंपली वो चला लेती है। उसके बाद हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट। दीज ऑल आर मैट्रिक्स। समटाइम्स नहीं, मोस्टली सॉफ्टवेयर आर यूजेस टू काउंट एंड इन पे नजर रखने के लिए, बट दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ये आपके सिर्फ काम नहीं करते हैं, ये आपको मोटा मोटा निचोड़ निकाल के जल्दी से उपलब्ध करवा देते हैं कि कहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और कहाँ पर ऑपरेशन स्मूथ चल रहे हैं, किस तरह से मार्केट काम कर रही है, किस तरह से माल की इसमें जरूरत है, कितने दिन का समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितने कितने टाइम पे चीजों को अपने उपलब्ध करवाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें जो है आपकी एक यूनिट पे आप किस तरह से ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ रहा है ये कैलकुलेट करते हो। ऑल मैथमेटिक्स। If it cost 10,000 to transport 1,000 units, the cost per unit is ₹10। दो, आप अब आप इसमें करोगे कि अच्छा 10 रुपए, अगर मेरे को एक ट्रांसपोर्टेशन में एक यूनिट का खर्चा मेरा अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए निकल रहा है, तो और मेरा जो मैंने प्रोडक्ट को जो रेंज है मेरी, उसमें जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है हिसाब से, मुझे इसको 8 रुपए बैठना चाहिए, तो इसका मतलब कि मैं लॉस में जा रहा हूँ।
तो आप जो एज ए बिजनेसमैन या कंपनी, एज ए कंपनी, दे विल फाइंड आउट द वेज कि भाई पर यूनिट तो हमें महंगा पड़ रहा है 10 रुपए। और अगर वो बेनिफिशियल है, और अगर उनका बजट में किसी कंपनी का है कि भाई 12 रुपए पर यूनिट दे कैन एक्सीड जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ठीक है, उन 10 रुपए में तो उनको प्रॉफिट ही हो रहा है, 2% उनका सीधा सीधा बच रहा है, वो सीधा उनके प्रॉफिट्स में जा रहा है। तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो है, जब कैलकुलेशन होगा तो इट विल गो कि भाई हमारा फोरकास्ट के हिसाब से ये 12% लगना चाहिए था, हमने 10 पे कर लिया, हमारा नेगोशिएशन अच्छा हो गया। हो सकता है हमने 8 पे कर लिया, हमारा 4% बच गया एक बार में। तो दीज ऑल आर द मैथमेटिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रन वंस बिजनेस। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स से आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट? ऑर्डर एक्यूरेसी। यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर बड़ी हेल्प करता है। ये मेजर करता है परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स शिफ्ट करेक्टली, राइट प्रोडक्ट गया, राइट क्वालिटी में गया, राइट क्वांटिटी में गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ 95 आउट ऑफ 100 ऑर्डर्स आर एक्यूरेट, तो ऑर्डर एक्यूरेसी रेट इज 95%। कंपनीज इतना मार्जिन लेकर चलती ही चलती हैं कि भाई हम अगर 100% मार्केट, सम प्रोडक्ट्स में तो बिल्कुल ही कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, वो 100% ही सम प्रोडक्ट्स लेकर चलते हैं अपनी एक्यूरेसी को, कि भाई हमने अगर 100% एक्यूरेसी के साथ ही मार्केट में पूरा के पूरी खपत करके आनी है अपने प्रोडक्ट की। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कई कंपनीज में ये वाला रेशियो, ये वाला मार्जिन लेकर चलती है कि अगर हमारा 95% भी एक्यूरेसी ऑर्डर की हो गई, तो समझो हमने अपना जो हमारा गोल था, एक बजट को पूरा करने का अपने, वो गोल हमने अचीव कर लिया। तो दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड। हर हर बिजनेस की, हर कंपनी का अलग अलग ऑर्डर एक्यूरेसी का नंबर्स होते हैं, और उसी हिसाब से वो इसको सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको हेल्प कर देते हैं, एंड दे फाइंड आउट वेरी क्विकली और स्विफ्टली कि प्रोडक्ट जो है राइट प्रोडक्ट मार्केट में राइट क्वांटिटी में डिलीवर हो गया ऑर्डर एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट है लीड टाइम, the total time taken from receiving an order to delivering it to the customer। लीड टाइम को भी, जैसे कि इन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन मंडे एंड डिलीवर्ड ऑन थर्सडे, द लीड टाइम इज 3 days। शॉर्टर टाइम जितना होगा उसमें कस्टमर एक्सपीरियंस बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगेन वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अमेजन और ऑनलाइन ऑर्डर्स। यहाँ पे हम बहुत सिंपली इस चीज को ढूंढ लेते हैं, नॉट ढूंढ लेते हैं, देख लेते हैं अपने आप ही। हमें अमेजन, बिकॉज अमेजन इज का होल्ड जो है वर्ल्ड वाइड, सब जगह, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर उनका होल्ड बहुत ही अच्छा है अपने कस्टमर के साथ। रीजन ये है कि उन्होंने वो सॉफ्टवेयर डेवलप करे हुए हैं जो कि हर पल की खबर उनको तो देते ही देते हैं उनके बिजनेस के हिसाब से, और उस साथ ही साथ कस्टमर को भी सारी राइटली इंफॉर्मेशन पहुंचती रहती है कि कब आपका होगा। आप देखो ऑर्डर के एंड में लिखा होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम दिस डेट पर्टिकुलर, राइट। एंड समटाइम्स जो रिसीव ऑर्डर, अगर जैसे कि आज क्या तारीख है, 10 तारीख है, आप आज की डेट में किसी चीज को ऑर्डर करते हैं तो आपको फौरन आ जाएगा कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम इज 16th और 17th ऑफ मार्च, एंड प्रोबेबली यू विल गेट योर प्रोडक्ट नॉट ऑन 16 to 17, प्रोबेबली यू विल गेट योर ऑर्डर ऑन 14th ऑफ मार्च। तो क्या होगा, आप, कस्टमर बड़ा खुश होगा कि देखो मेरे को तो अपने ऑर्डर जब मैंने दिया तो हम लोग होते भी हैं इनफैक्ट। तो हम हमें जो है कंपनी दिखा रही थी कि हमने ये वाले प्रोडक्ट को जो भी ऑर्डर करा हुआ है ये हमें 17th 18th को मिलेगा, बट आई हैव रिसीव्ड ऑन 14th, सो दिस इज वेरी गुड। ये तो बड़ा अच्छी बात है, हम हमेशा यहीं से इसी से ऑर्डर करेंगे। ये कस्टमर बेस स्ट्रांग होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीड टाइम का हमेशा एक कैलकुलेशन होता है, उसको लेके कंपनीज चलती हैं। और ये तो मैंने आप लोगों को स्मॉल, अपने आप लोगों के ब्रांड्स का एक वो दिया है। इसको अगर आप बिगर स्केल पे ले जाते हैं, तो ये लीड टाइम जो होता है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, हर कंपनी जब वो डिलीवर कर रही होती है, ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, तो वो लीड टाइम लेके चलती है कि अगर हम माल यहाँ से अपने दूसरे रीजन में भेज रहे हैं तो कितना दिन का टाइम लगेगा, कितना क्या होगा। एक और हमेशा वो सरप्लस में लेके चलते हैं, सो दैट कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और उसी तरह से वो साइकिल सेट हो जाता है, तो कभी भी माल की कमी भी मार्केट में नहीं होती है, माल भी टाइमली पहुंचता रहता है, एंड समटाइम्स माल जो होता है समय से पहले भी पहुंच जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे जितना भी आपके स्टॉकिस्ट जो पूरा का पूरा चेन चली आ रही है सप्लाई चेन की, वो सिस्टम भी एक ट्रस्ट वर्दी सिस्टम क्रिएट होता है कि भाई
और एंड इट हैपेंस, जितनी भी मल्टीनेशनल रेप्यूटेड कंपनीज हैं उनका जो होता है अपने सप्लायर्स, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर्स, सबके साथ बहुत ही स्मूथली सारे के सारे मार्केटिंग फंक्शंस, सारे के सारे सेलिंग फंक्शंस बहुत राइटफुली चलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बैलेंस क्रिएट हो चुका है, एक ट्रस्ट क्रिएट हो चुका है, और उस चीज के हिसाब से वो जो होता है, आई मीन मैं बहुत डिटेल में समझा देती हूँ। तो इस तरह से लीड टाइम को कैलकुलेट करके वन कैन क्रिएट ट्रस्ट ऑन कस्टमर्स और देयर जो भी आपकी जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो उनके साथ भी यू कैन क्रिएट ट्रस्ट, राइट। नेक्स्ट है वेयर हाउस एफिशिएंसी। इट मेजर्स हाउ इफेक्टिवली, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो ध्यान रखते हैं वेयर हाउस के जो ऑपरेशंस होते हैं, इनके सॉफ्टवेयर होते हैं कि क्या चीज वेयर हाउस से पिक करी जा रही है, किस तरह से पैक करी जा रही है, उनकी स्टोरेज की कंडीशंस कैसी हैं, किस तरह से है। इफ 500 यूनिट्स आर पिक्ड एंड पैक्ड इन 4 आवर्स, द एफिशिएंसी इज 125 यूनिट्स पर आवर। ये भी सॉफ्टवेयर की मदद से चीजें निकाली जाती हैं, और इसके हिसाब से आगे के ऑपरेशंस को सारा का सारा सेटल आउट करा जाता है। और इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि फालतू वेयर हाउस के इस ऑप्टिमाइजेशन के बाद फालतू खर्च नहीं होता, फालतू जो कंपनीज का जो मॉनेटरी पार्ट है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहता है, और इफेक्टिवली जो होता है मार्केट में माल उपलब्ध भी हो जाता है, वेयर हाउस में भी कंडीशन सही रहती है। तो ओवरऑल पॉजिटिवली जो सर्विस लेवल्स होते हैं, वो पॉजिटिवली सर्विसेज जो होती हैं वो क्रिएट होती है। कॉस्ट पर ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। if total logistic costs are 50,000 and 500 orders are processed, the cost per order is 100. Again, all these software helps, all these things helps. इससे आपको आप अपने टोटल प्रॉफिट और लॉस जो आप है वो कैलकुलेट बहुत आराम से कर लेते हो कि ये कंट्रोल मेरे हाथ में है, तो मैं इसको किस तरह से और आगे करूं। पर यूनिट पर ऑर्डर में अगर मुझे 100 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मैं इसको किस तरह से वो आगे करूं कि मेरे को आगे और फायदा होता रहे, और जहां पे लॉस आपको दिख रहा होगा तो लॉस को किस तरह से कंट्रोल करूं। दिस कंपनीज फाइंड आउट वेरी एफिशिएंटली बिकॉज ऑफ दिस की एस्पेक्ट, की इंडिकेटर। एंड रिटर्न रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ये भी हम अपना ऑनलाइन में ले लेते हैं, और इसी तरह से अगर हम बड़े माल की बात करते हैं, बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, तो कभी कोई डैमेज प्रोडक्ट, कोई गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है सप्लायर्स को, स्टॉकिस्ट को, तो इसकी जिम्मेदारी होलसेल कंपनी की होती है। और कंपनी जब ये जिम्मेदारी लेती है तो उसको अपने ऑपरेशंस को चलाने में भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। रीजन ये होता है कि वो एक ट्रस्ट बेस बना देती है, और स्टॉकिस्ट को, डिस्ट्रीब्यूटर को, या आप अगर हम ऑनलाइन का भी लें, आपका कोई ड्रेस आपने ऑर्डर करा और वो अगर खराब निकल आया, तो कंपनी टेक बैक इमीडिएटली। तो वो उसमें आप लोगों को बड़ा आराम हो जाता है कि ठीक है, आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो कस्टमर बेस्ड जो होते हैं, कस्टमर अगर हैप्पी है तो वो एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, तो कस्टमर नेक्स्ट ऑर्डर भी वो करता है। इसी तरह कंपनीज जो है, अगर कंपनीज में जैसे कि आप ले लो, कोई सोप की रेंज ले लो। अगर एक सोप मार्केट में डिलीवर हुआ है, कंपनी जो सोप बनाती है, और उसका सोप मार्केट में है, तो कुछ माल जो है इसको खराब हो गया, स्टॉकिस्ट के पास खराब माल पहुंचा, रास्ते में डैमेज होके, तो सप्लायर या स्टॉकिस्ट हमेशा कंपनी को कॉल करेगा कि भाई आपने इतने डब्बे हमें भेजे हैं, पर उसमें से 50 डब्बे में तो माल बिल्कुल खराब पड़ा हुआ था। तो कंपनी जब उनको इंश्योर करती है कि ठीक है, हम जो है आपको जो 50 का रिम्बर्समेंट कर देंगे, या हम नया माल भेज देंगे, आप हमें पुराना माल, डैमेज माल वापस भेज देना, तो स्टॉकिस्ट सेटिस्फाइड हो जाता है, रिलीव्ड हो जाता है, उसका ट्रस्ट कंपनी के ऊपर बना रहता है, और वो बड़ा एंथुसियास्टिकली प्रोडक्ट को मार्केट में उतारता है और पूरा सपोर्ट करता है कंपनी को, राइट। तो इस तरह से हो गया। इसमें एग्जाम्पल कर ले, अगर मैथमेटिकल वे में अगर हम इसके एग्जाम्पल पे जाते हैं, तो इफ 10 आउट ऑफ 100 orders are returned, the return rate is 10%. High return rates can indicate issues with product quality, order accuracy और customer satisfaction. कभी कभी मार्केट में माल नहीं बिकता, या कभी कभी मार्केट से जब माल वापस आ जाता है, तो इसी इंडिकेटर्स के थ्रू जब इन चीजों का पता लगता है, तो रेड फ्लैग कहाँ पर है, क्या चीज को एड्रेस करना है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज को एड्रेस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है, सो दैट की राइटफुली और राइट टाइम पर प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हो जाए। तो दीज मैट्रिक्स और ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं पूरे के पूरे सप्लाई चेन के फंक्शन को
चलाने में और समझने में, और फॉरेन प्रॉब्लम्स को समझने में और उनका रेजोल्यूशन करने में। तो सिंपल, इसमें पैसे की भी बचत हो जाती है और जो सर्विस क्वालिटी है वो भी डेफिनेटली इंप्रूव होती है। तो वी आर डन फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? I would prefer if anybody would like to ask question, or you are satisfied with this. अगर आपको इन क्लासेस में खत्म होने के बाद एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लगता है कि मुझे कोई प्रश्न पूछना है पिछली क्लास से रिलेटेड, तो आप लोग करंट क्लास में भी जरूर मेरे से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, भले ही वो पिछली भी क्लासेस के कोई सब्जेक्ट का कोई पॉइंट पे हो। राइट? सो आई थिंक वी आर डन टुडे। अंकित, Yeah. थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank you, अंकित। ma'am. Thank you, everyone. Right.